श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने वर्तमान कालिक क्रिया जब विशेषण के रूप में प्रयोग की जाती है तब क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है यह उदाहरण सहित समझा था, और साथ में असकारांत पुल्लिंग शब्द विध्वस के रूप भी हमने देखे थे। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 97 में हमने देखा था कि वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में कर्तृवाच्य में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है, पर यदि धातु आत्मनेपदी हैं तो वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय के प्रयोग में कोई भेद नहीं है, केवल रूप में ही अंतर आता है। बस ध्यान हमें इतना रखना है, यदि धातु परस्मैपदी हैं तो वर्तमान कालिक क्रिया चाहे विशेषण के रूप में हो, चाहे चालू भूतकाल अथवा तो चालू भविष्यत काल में अनुवाद करने के लिए हमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है। और यदि धातु आत्मनेपदी हैं तो वर्तमान कालिक क्रिया चाहे विशेषण के रूप में हो, चाहे चालू भूतकाल अथवा तो चालू भविष्यत काल के रूप में प्रयोग की गई हो, अनुवाद करने के लिए हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि धातु से शानच प्रत्यय लगा करके क्रिया किस तरह से बनाई जाती हैं। धातु के अंत में आन लगाकर शानच प्रत्ययांत शब्द बनाए जाते हैं। शानच प्रत्ययांत क्रियाओं के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं और क्षत्रिय प्रत्यय के समान शानच प्रत्यय भी, क्योंकि कर्तृवाच्य में है अतः क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, अतः क्रिया के लिंग विभक्ति वचन हमेशा ही कर्ता के अनुसार होते हैं। क्योंकि क्रिया के अंत में आन लगाकर शानच प्रत्ययांत शब्द बनाए जाते हैं और आन में देखें अंत में अकार हैं, अतः शानच प्रत्ययांत शब्द सारे ही अकारांत ही होते हैं। अकारांत होने के कारण पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसकलिंग में फल के अनुसार चलते हैं। अर्थात कर्ता यदि पुल्लिंग में है तो शानच प्रत्ययांत क्रिया के रूप हमें राम के अनुसार चलाने हैं। कर्ता यदि स्त्रीलिंग में है तो शानच प्रत्ययांत क्रिया के रूप हमें रमा के अनुसार चलाने हैं, और कर्ता यदि नपुंसकलिंग में है तो शानच प्रत्ययांत क्रिया के रूप फल के अनुसार चलेंगे। इस प्रकार शानच प्रत्ययांत क्रियाओं के रूप चलाने क्षत्रिय प्रत्यय की अपेक्षा से भी सरल हैं, और धातु से शानच प्रत्यय लगा करके शानच प्रत्ययांत क्रियाओं के रूप बनाने भी अत्यंत सरल हैं। आइए अब देखते हैं शानच प्रत्ययांत क्रियाओं के रूप किस तरह से बनाए जाते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया है सहता हुआ, सहन करना, इसके लिए संस्कृत में हम सह धातु का प्रयोग करते हैं। आत्मनेपदी धातु है अतः इससे शानच प्रत्यय का आन जोड़ करके रूप बनेगा सहमान। आगे है सेवा करता हुआ, इसके लिए हम सेव धातु जो कि आत्मनेपदी है उससे आन जोड़ करके रूप बनाएंगे सेवमान। आगे है प्राप्त करता हुआ, प्राप्त करने के लिए आत्मनेपदी धातु लभ का प्रयोग करेंगे, शानच का आन जोड़ करके रूप बनेगा लभमान। लटकता हुआ, आत्मनेपदी धातु है लंब, उससे आन जोड़ करके रूप बनेगा लंबमान। कुदता हुआ, कूर्द धातु आन जोड़ करके रूप बनेगा कूर्दमान। बढ़ता हुआ, वर्ध धातु उससे आन जोड़ करके रूप बनेगा वर्धमान। फैलता हुआ, प्रथ धातु आन जोड़ करके रूप बनेगा प्रथमान। और चाहता हुआ, कामी धातु आत्मनेपदी है उससे आन जोड़ करके रूप बनेगा कामयमान। चाहने के लिए यदि हम इश धातु अथवा तो वांछ धातु का प्रयोग करेंगे तो दोनों ही परस्मैपदी हैं, तो उन दो धातुओं से वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें क्षत्रिय प्रत्ययांत का प्रयोग करना होगा। कामी धातु चाहने अर्थ में ही है, पर क्योंकि आत्मनेपदी है अतः वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम कामी धातु से शानच प्रत्यय का आन जोड़ करके रूप बनाएंगे कामयमान। अभी हमने नियम देखा था कि सधातुओं से शानच प्रत्यय का आन जोड़ करके रूप बनाए जाते हैं, पर सर्वत्र शानच प्रत्ययांत क्रियाओं में अंत में मान सुनाई पड़ रहा है, अर्थात आन से पूर्व में मकार भी सुनाई पड़ रहा है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि अब तक जितनी भी आपको आत्मनेपदी धातुएं बताई गई हैं, सिखाई गई हैं,
वहाँ तो सर्वत्र ही धातु के अंत में शानच प्रत्यंत क्रिया में मान ही सुनाई पड़ेगा, पर आत्मनेपदी सभी धातुओं के शानच प्रत्यंत क्रियाओं के अंत में मान नहीं सुनाई पड़ रहा, अर्थात आन से पूर्व में मकार नहीं होता है। कुछ आत्मनेपदी धातुएं ऐसी भी हैं जहाँ पर आन ही सुनाई पड़ता है, जो कि अभी आपको सिखाई नहीं गई हैं, किंतु यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि कब आन से पूर्व में हमें मकार लिखना है और कब नहीं लिखना, जिससे कि भविष्य में यदि आप अन्य आत्मनेपदी धातुएं सीखेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर मकार जोड़ना है अथवा नहीं जोड़ना है। और इसको भी जानना अत्यंत सरल है। आप सबको आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप तो याद ही हैं, जैसे सह धातु का है सहते, ऐसे ही सेव धातु का सेवते, लभ का लभते, लंब का लंबते, कूर्द का कूर्दते, वर्ध का वर्धते, प्रथ का प्रथते और कामी का कामयते। अब सहते इसमें वर्ण है सह अ ते, ऐसे ही अन्य धातुओं में भी वर्ण है सेव अते, लभ अते, लंब अते, कूर्द अते, वर्ध अते, प्रथ अते और कामय अते। तो यहाँ सर्वत्र ही अंत में अते सुनाई पड़ रहा है। तो आत्मनेपदी धातुओं से शानच प्रत्यंत क्रिया बनाते समय हम यह बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आत्मनेपदी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में अते सुनाई पड़ेगा, तब हमें उस अते में से ते को हटा करके मान जोड़ते जाना है। जैसे सह अते में से ते हटा दीजिए और मान लगा दीजिए तो रूप बन जाएगा सहमान। और आप देख सकते हैं सह धातु की शानच प्रत्यंत क्रिया है सहमान। ऐसे ही सेवते में भी अंत में अते हैं तो ते हटा करके मान लगा दीजिए, रूप बन जाएगा सेवमान। तो सेव धातु की शानच प्रत्यंत क्रिया भी है सेवमान। इसी प्रकार अन्य धातुओं में भी ते हटाते जाइए और मान लगाते जाइए तो आपको क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया का रूप मिलता जाएगा, जैसे लभमान, लंबमान, कूर्दमान, वर्धमान, प्रथमान, कामयमान। तो है ना सरल क्षत्रिय प्रत्यंत क्रियाओं के रूप बनाने। पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यह जो विधा मैंने अभी आपको बताई है वो तभी काम करेगी जब आत्मनेपदी धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में अंत में अते सुनाई पड़ेगा। अब तक जितनी भी आपने आत्मनेपदी धातुएं देखी हैं, कक्षाओं में आपको सिखाई गई हैं, उन सभी आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में अंत में अते सुनाई पड़ता है। अतः उन सभी आत्मनेपदी धातुओं की लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया के अंत में ते हटा करके मान जोड़ते जाना है, तो हमें शानच प्रत्यंत क्रिया के रूप मिलते जाएंगे। पर सभी आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंत में अते नहीं सुनाई पड़ता है। जिन आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंत में अते नहीं सुनाई पड़ेगा, वहाँ पर हमें ते हटा करके मान नहीं जोड़ना है, वहाँ पर ये विधा काम नहीं करेगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। वहाँ पर किस तरह से शानच प्रत्यंत क्रिया के रूप बनाएंगे, इस बात को हम तभी देखेंगे जब उन धातुओं को देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको उन धातुओं के रूप समझ में नहीं आएंगे तब तक शानच प्रत्यंत क्रिया को समझना भी अत्यंत कठिन है। अतः अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि जिन धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंत में अते सुनाई पड़ता है, उन आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप का ते हटा करके हमें मान जोड़ना है, तो हमें शानच प्रत्यंत क्रिया का प्रातिपदिक मिल जाएगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि शानच प्रत्यंत क्रिया के सारे प्रातिपदिक अकारांत हैं, अतः पुल्लिंग में राम के अनुसार इसके रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में इनको आकारांत बना करके रमा के अनुसार रूप चलाएंगे और नपुंसकलिंग में फल के अनुसार रूप चलेंगे। और प्रयोग का प्रकार तो वैसा ही है जैसा क्षत्रिय प्रत्यय में था, अत्यंत सरल है। आइए अब उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि शानच प्रत्यंत क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार करना है। वाक्य है पलंग पर छोटे बच्चे कूद रहे थे। वाक्य चालू भूतकाल का है, अतः अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। कर्ता छोटे बच्चे अन्य विभाग बहुवचन के हैं, अतः अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। रूप बनेगा आसन। कूदने की क्रिया भूतकाल में चल रही है, अतः उसका अनुवाद करने के लिए हम कूर्द धातु शानच प्रत्यंत क्रिया कूर्दमान का प्रयोग करेंगे। और शानच प्रत्यंत क्रिया के लिए भी यही नियम है कि उसके लिंग विभक्ति वचन कर्ता के अनुसार होंगे। खाट पलंग आदि पर कूदने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको संस्कृत में शिशु कहते हैं। शिशु उकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और संख्या में बहुत होने से हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि कर्ता का अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, अतः शानच प्रत्ययान्त क्रिया कूर्दमान, इसका अनुवाद करने के लिए भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कहाँ कूद रहे थे? पलंग पर। तो पलंग अधिकरण कारक है, अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पलंग को संस्कृत में पर्यंक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः वाक्य का अनुवाद होगा पर्यंके शिशवः कूर्दमानाः आसन। चालू भविष्यत काल में वाक्य बनेगा पलंग पर छोटे बच्चे कूद रहे होंगे। तो यहाँ पर अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लृट लकार में प्रयोग करनी है, तो वाक्य का अनुवाद होगा पर्यंके शिशवः कूर्दमानाः भविष्यन्ति। और संभावना में वाक्य इस प्रकार बनेगा शायद पलंग पर छोटे बच्चे कूद रहे होंगे। तो संभावना में शायद का अनुवाद करने के लिए वाक्य के आदि में हम संभवतः अव्यय का प्रयोग करेंगे और अस धातु विधिलिंग में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा संभवतः पर्यंके शिशवः कूर्दमानाः स्युः। और अवश्यम भाविता को बताने वाला वाक्य इस प्रकार होगा जरूर पलंग पर छोटे बच्चे कूद रहे होंगे। तो जरूर इसका अनुवाद करने के लिए हम अवश्यम इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा अवश्यम पर्यंके शिशवः कूर्दमानाः स्युः। तो है ना अत्यंत सरल। जिस प्रकार क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करना है ठीक वैसे ही शानच प्रत्यय का प्रयोग करना है, केवल रूप में ही थोड़ा भेद है। हमको इतना ध्यान रखना होगा कि धातु परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी। यदि परस्मैपदी धातु हैं तो वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम क्षत्रि प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे, और यदि धातु आत्मनेपदी हैं तो हमें शानच प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करना है। आइए अभ्यास के लिए और वाक्य देख लेते हैं। बेल में लौकी लटक रही थी, चालू भूतकाल का वाक्य है। थी का अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार में प्रयोग की जाएगी। लौकी को संस्कृत में अलाबू कहते हैं। रस्व उकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं। आपको कक्षा 68 में शाक की सूची दी थी, उसमें हमने अलाबू दीर्घ उकारांत शब्द पढ़ा हुआ है। दीर्घ उकारांत शब्द लौकी की बेल के लिए प्रयोग किया जाता है, और लौकी के लिए हम रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा यह संशोधन कर लेंगे। आप लौकी के लिए जो अलाबू शब्द है रस्व उकारांत, उसको नपुंसकलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। फलवाची नाम प्राय करके नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, उस हिसाब से अलाबू शब्द आपको सुविधा लगे तो नपुंसकलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर लौकी के लिए अलाबू प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। तो कर्ता लौकी, इसका अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। लटक रही इस वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम लंब धातु शानच प्रत्ययान्त क्रिया लंबमान का प्रयोग करेंगे। कर्ता के अनुसार इसमें भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। लंबमान स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा लंबमाना। लौकी कहाँ लटक रही थी? बेल में। तो बेल अधिकरण कारक है, अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। लौकी की बेल के लिए संस्कृत में अलाबू दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। यद्यपि वाक्य में तो बेल ही लिखा है, पर यह अंडरस्टूड है कि वो लौकी की बेल हैं, अतः हम अलाबू प्रातिपदिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य का अनुवाद होगा अलाबवाम अलाबुहु लंबमाना आसीत। और यदि अलाबू दीर्घ उकारांत प्रातिपदिक का प्रयोग करना कठिन लगता है तो केवल बेल के लिए संस्कृत में वल्लरी प्रातिपदिक का भी प्रयोग होता है, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम वल्लरी प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा वल्लर्याम अलाबुहु लंबमाना आसीत। आगे चालू भविष्यत काल का वाक्य होगा बेल में लौकी लटक रही होगी। तो अनुवाद होगा वल्लर्याम अलाबुहु लंबमाना भविष्यति। संभावना का वाक्य बनेगा शायद बेल में लौकी लटक रही होगी। अनुवाद होगा संभवतः वल्लर्याम अलाबुहु लंबमाना स्यात्। और अवश्यम भाविता को बताने वाला वाक्य होगा जरूर बेल में लौकी लटक रही होगी। अनुवाद होगा अवश्यम वल्लर्याम अलाबुहु लंबमाना स्यात्। आइए अब देखते हैं कि विशेषण के रूप में शानच प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है। वाक्य है उड़ते हुए सूखे पत्तों की सरसराहट सुनकर दीदी खुश हो रही होगी। तो एक तरह से संभावना का वाक्य है, अतः होगी इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु विधिलिंग में प्रयोग करेंगे। वाक्य में कर्ता है दीदी, दीदी को संस्कृत में भगिनी कहते हैं, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। खुश हो रही इस वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम मुद धातु क्षत्रि प्रत्ययान्त क्रिया मोदमान का प्रयोग करेंगे, और कर्ता के अनुसार इसमें भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा, रूप बनेगा मोदमाना। सुनकर इसका अनुवाद होगा श्रुत्वा। क्या सुनकर? सरसराहट।
तो सरसराहट सुनने की क्रिया का कर्मकारक है। अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सरसराहट के लिए स्त्रीलिंग में सरसरा आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। किसकी सरसराहट? पत्तों की। पत्तों के लिए संस्कृत में पत्र अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। संबंध होने के कारण अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। कैसे पत्ते? सूखे पत्ते। सूखा यह पत्तों का विशेषण होने से अनुवाद करने के लिए हम शुष्क प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करेंगे। और उड़ते हुए यह भी पत्तों का ही विशेषण है और वर्तमान कालिक क्रिया भी है। उड़ने के लिए संस्कृत में उत्पूर्वक डी धातु का प्रयोग होता है जो कि आत्मनेपदी धातु है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम शानच प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। उत्पूर्वक डी धातु शानच प्रत्यंत क्रिया बनती है उड्डीयमान। क्योंकि विशेष्य में हमने नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः विशेषण उड्डीयमान में भी हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, उड्डीयमानानां शुष्काणां पत्राणां सरसरां श्रुत्वा भगिनी मोदमाना स्यात्। तो इस प्रकार विशेषण के रूप में भी शानच प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग ठीक वैसे ही करना है जैसा हमने क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया का किया था। आइए अभ्यास के लिए और वाक्य देख लेते हैं। कुत्ते को देखकर भागते हुए चोरों में से एक को कुत्ते ने काट लिया था। वाक्य पूर्ण भूतकाल का है और क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होने से वाक्य कर्तृवाच्य का है, अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम तवतु प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। कर्ता कुत्ते, इसके लिए हम संस्कृत में कुक्कुर प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अन्य विभाग का कर्ता होने से था इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में प्रयोग की जाएगी। काट लिया, इसका अनुवाद करने के लिए हम कर्ति धातु तवतु प्रत्यंत क्रिया कर्तृत्ववत का प्रयोग करेंगे। कर्ता क्योंकि पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, अतः कर्तृत्वत प्रातिपदिक भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में चलाएंगे। रूप बनेगा कर्तृत्वान। किसको काटा? एक को। तो वो एक कौन है? चोर ही है। तो यहाँ पर चोर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, एक शब्द उसका ही विशेषण है। जब विशेष्य का प्रयोग नहीं होता तो विशेषण ही विशेष्य के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। चोर क्योंकि पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त एक इस प्रातिपदिक का भी हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप चलाएंगे। चोरों में से यह निर्धारण है। कक्षा 50 में हम देख चुके हैं कि निर्धारण में हम षष्ठी अथवा सप्तमी दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुतों में से एक को छांटने को निर्धारण कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत चोरों में से एक को छांटा गया है, अतः चोरों में से इसका अनुवाद करने के लिए यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संख्या में बहुत होने से बहुवचन का ही प्रयोग होता है। कैसे चोर? भागते हुए। तो भागते हुए चोरों का विशेषण भी है और वर्तमान कालिक क्रिया भी है। भागने के लिए संस्कृत में पलाय धातु का प्रयोग होता है, आत्मनेपदी धातु है, अतः अनुवाद करने के लिए हम शानच प्रत्यंत क्रिया पलायमान का प्रयोग करेंगे। विशेष्य के अनुसार इसमें भी हम पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। रूप बनेगा पलायमानेषु। देखकर इसका अनुवाद होगा दृष्ट्वा। किसको देखकर? कुत्ते को। तो कुत्ते देखने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा, कुक्कुरम दृष्ट्वा पलायमानेषु चौरेषु एकम कुक्कुरः कर्तित्वान् आसीत्। कक्षा 81 में हम ल्यबलोप पंचमी देख चुके हैं। यह ल्यबलोप पंचमी का भी वाक्य बन सकता है। ल्यबलोप पंचमी का प्रयोग करने के लिए त्वा प्रत्यंत या ल्यप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता और उसके कर्मकारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ल्यबलोप पंचमी का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, कुकुरात पलायमानेषु चौरेषु एकम कुक्कुरः कर्तित्वान् आसीत्। एक और वाक्य देख लेते हैं। यह अफसर नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। पकड़ा गया है क्रिया से स्पष्ट है, वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है, अतः अनुवाद करने के लिए तप्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लट लकार में प्रयोग की जाएगी। क्रिया का संबंध अफसर के साथ है और अफसर जो है वो पकड़ने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः वाक्य कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती हैं। कर्म अफसर, इसके अनुवाद के लिए अधिकारिन पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होगा और अन्य विभाग एक वचन का कर्म है, अतः है इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग की जाएगी। और पकड़ा गया, इसका अनुवाद करने के लिए ग्रह धातु तप्रत्यंत क्रिया गृहीत, इसमें भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे।
उल्लंघन करता हुआ यह भी अप्सर का ही विशेषण है और वर्तमान कालिक क्रिया है। उल्लंघन करने के लिए संस्कृत में उल्लंघ धातु का प्रयोग होता है जो कि आत्मनेपदी धातु है। अतः अनुवाद करने के लिए शानच प्रत्यंत क्रिया उल्लंघमान का प्रयोग करेंगे और अप्सर का विशेषण होने से पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। किसका उल्लंघन करता हुआ? नियम का। तो नियम उल्लंघन करने की क्रिया का कर्मकारक है, अतः अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, एषः अधिकारी नियमम उल्लंघमानः गृहीतः अस्ति। अब आपको यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि वर्तमान कालिक क्रिया का अनुवाद करने के लिए यदि धातु आत्मनेपदी हो तो हमें शानच प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है। आप अधिक से अधिक शानच प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करें तो आपके लिए भी यह सहज हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से सुनेंगे। कक्षा 97, 98 और वर्तमान की कक्षा में भी हमने चालू भूतकाल के वाक्यों को देखा है। चालू भूतकाल के वाक्यों के लिए हमने यह नियम सीखा है कि यदि धातु परस्मैपदी हो तो क्षत्रि प्रत्ययंत क्रिया और धातु आत्मनेपदी हो तो शानच प्रत्ययंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करनी है। चालू भूतकाल का अनुवाद करने के लिए दूसरी भी विधा है और वो इससे भी सरल है। चालू भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए लट लकार के साथ स्मव्यय का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग भूतकाल में आदतन किसी क्रिया को हम करते रहते हैं उसका अनुवाद करने के लिए किया जाता है, पर आज हम देखेंगे कि चालू भूतकाल का अनुवाद करने के लिए भी हम लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं जो हमने 97, 98 और इस कक्षा में देखे हैं। इस कक्षा में हमने देखा था कि पलंग पर छोटे बच्चे कूद रहे थे, इसका अनुवाद हमने किया था पर्यंके शिशवः कूर्दमानाः आसन। तो इस वाक्य में हमने शानच प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग की है। अब इसकी जगह पर हम लट लकार के साथ स्मव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, पर्यंके शिशवः कूर्दन्ते स्म। तो इन दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, दो में से हम किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग करना सरल है क्योंकि हम इससे अभ्यस्त भी हैं, पर यदि आप क्षत्रि और शानच के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करते हैं तब भी गलत नहीं है, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा वाक्य है, बेल में लौकी लटक रही थी, इसका हमने अनुवाद किया था वल्लर्यम अलाबुहु लंबमाना आसीत। लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग करके वाक्य इस प्रकार बनेगा, वल्लर्यम अलाबुहु लंबते स्म। कक्षा 97 में हमने देखा था कल दोपहर वह गांव जा रहा था और इसका अनुवाद किया था ह्यः मध्याह्ने सह ग्रामम गच्छन् आसीत्। क्योंकि गम धातु परस्मैपदी हैं अतः हमने यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया है। अब लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग करेंगे तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, ह्यः मध्याह्ने सह ग्रामम गच्छति स्म। आगे वाक्य है, परसों में कश्मीर की घाटियों में फोटोग्राफी कर रही थी, इसका अनुवाद इस प्रकार किया था परह्यः अहम कश्मीरस्य उपत्यकायां छायाचित्रं गृह्णन्ती आसम। लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा, परह्यः अहम कश्मीरस्य उपत्यकायां छायाचित्रं गृह्णामि स्म। आगे वाक्य है, पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे थे, इसका अनुवाद किया था वृक्षात् शुष्काणि पत्राणि पतन्ति आसन। लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा, वृक्षात् शुष्काणि पत्राणि पतन्ति स्म। तो आप देखें क्षत्रि प्रत्यंत क्रिया भी पतंती है और लट लकार में भी पतंती रूप बना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये क्षत्रि प्रत्यंत क्रिया है कि लट लकार की क्रिया है। तो ये भी बहुत सरल है, यदि स्मव्यय का प्रयोग हुआ है तो ये पतंती लट लकार की ही क्रिया हो सकती है, और आसन के साथ यदि पतंती आई हुई है तो ये निसंदेह क्षत्रि प्रत्यंत क्रिया ही होगी। तो इस तरह से थोड़ा हम ध्यान देंगे तो अपने आप ही स्पष्ट पता चलता जाएगा कि कब क्षत्रि प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग हो रहा है और कब लट लकार का प्रयोग हो रहा है। कक्षा 98 में हमने देखा था कि मोटू तब टीवी देखता हुआ चाट चट कर रहा था और इसका अनुवाद किया था स्थूलकायः तदा दूरदर्शनम पश्यन् चाटम चाटयन आसीत। और लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, स्थूलकायः तदा दूरदर्शनम पश्यन् चाटम चाटयति स्म। अंतिम वाक्य देख लेते हैं, माँ दूध पीती हुई बेटी के साथ बेटे को भी रोटी खाने के लिए कह रही थी, इसका अनुवाद किया था माता दुग्धम पिबन्त्या पुत्र्या सह पुत्रमपि रोटिकां खादितुं कथयन्ती आसीत्।
और लट लकार के साथ स्मव्यय का प्रयोग करके वाक्य इस प्रकार बनेगा, माता दुग्धम पिबन्त्या पुत्र्या सह पुत्रमपि रोटिकां खादितुं कथयति स्म। अब यह दोनों विधा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि चालू भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हम क्षत्रिय अथवा शानच प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में भी प्रयोग कर सकते हैं और लट लकार के साथ स्मव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। दो में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई हुई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः। ॐ